खैर मकदम है आप सभी का ITV उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। तो आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के बाद नतीजों का दिन था, लेकिन यह दिन पूरी तरह से साबित हुआ बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि दोनों ही जगहों पर हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही स्टेट्स में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन गुजरात की जनता ने बीजेपी को एक झटका जरूर दिया है, क्योंकि पार्टी 99 के आंकड़े पर सिमट कर रह गई है, ट्रिपल डिजिट में नहीं जा पाई है बीजेपी। यह बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक खतरे की घंटी है। लेकिन जो जादुई आंकड़ा होता है सरकार बनाने का, उससे काफी आगे निकलकर सरकार गुजरात में भी बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक झटका, क्योंकि 2 दिन पहले ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने राहुल गांधी और अब उनके खाते में 2 स्टेट्स की हार ऐड हो गई है। लेकिन गुजरात में खास तौर पर जो मेहनत राहुल गांधी की नजर आई, उसका रंग भी दिखता हुआ नजर आया। 20 से ज्यादा सीटों का इजाफा कांग्रेस पार्टी को हुआ है गुजरात में, और राहुल गांधी का एक बड़ा इमेज मेकओवर भी हुआ गुजरात के इलेक्शंस में, जिस तरह से मजबूती से उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव में जो जीता वही सिकंदर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने और बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने थोड़ी देर पहले पार्टी हेडक्वार्टर में हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जोशो खरोश भरने की कोशिश की, क्योंकि 2018 में भी 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, कुल 8 राज्यों में चुनाव होने हैं, और 2019 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। साफ कर रहे थे अमित शाह आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो इन तमाम मसलों पर आज अपने खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात और हिमाचल इंतखाबात में मोदी लहर बरकरार। क्या आज अवाम का फैसला 2019 का ग्रीन सिग्नल? क्या गुजरात हिमाचल ने बीजेपी के विजन 2019 की राह कर दी है आसान? गुजरात और हिमाचल प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में हालांकि बीजेपी अमित शाह की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई, फिर भी उसने दोनों रियासतों में अक्सरियत हासिल कर ली है। गुजरात में बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज कराकर बीजेपी को कांटे की टक्कर देने का काम जरूर किया। दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश में कदीम रिवायत जारी रही, यानी बीजेपी ने 44 सीटों पर अपना परचम लहराया तो कांग्रेस 21 सीटों पर ही सिमट गई। दोनों रियासतों में खुसूसन गुजरात में फतेह के बाद बीजेपी सुकून का सांस ले रही है। जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अवाम का बेहद शुक्रिया अदा किया, इसे विकास की जीत भी करार दिया। ये मेरे लिए डबल खुशी का माहौल है कि मेरे जाने के बाद मेरे साथी गुजरात का विकास करने में कोई कमी नहीं रखी। चारों तरफ से हमले हो रहे थे, अपप्रचार की आंधी चली थी। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ दिखती थी कि मैदान में है, लेकिन उसके सिवाय इतनी ताकतें लगी हुई थी कि एक बार गुजरात में गिरा दो। कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए, कैसी कैसी चालाकियां की गई। विकास के संबंध में राजी नाराजी तो हो सकती है, लेकिन कोई विकास की मजाक उड़ाए, ये कभी हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में होता नहीं। भाजपा आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन देश को विकास के रास्ते से डिरेल करने की हरकतें कृपा करके मत कीजिए। गुजरात में बीजेपी को जबरदस्त टक्कर देने वाली कांग्रेस की कारकर्दगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
गुजरात में कांग्रेस जादुई नंबर से महज 10 या 11 सीट ही पीछे रही। कई सीटों पर उसके उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार से बहुत कम फर्क से हारे हैं। जहां बीजेपी ने 99 नशिस्तें हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी को टक्कर देने में कामयाबी हासिल की। कांग्रेस ने कहा भी है कि हम सिर्फ एक मोर्चे पर हारे हैं, लेकिन जंग नहीं हारे। पूरे देश के अंदर कांग्रेस का जो कैंपेन चला, इशू बेस्ड कैंपेन चला राहुल गांधी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ उसकी जीत हुई है। परंतु मॉरल रूप में, नैतिकता के रूप में कांग्रेस की बहुत बड़ी विजय हुई है। मोदी जी के खुद के घर के अंदर, अमित शाह जी के घर के अंदर उन लोगों को हमने घुटनों के बल चला दिया है। ये कोई बीजेपी की सरकार बनाने अलग बात है, पर इस जीत को मैं बीजेपी की विजय नहीं मानता हूं और कांग्रेस की हार नहीं मानता। गुजरात के लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के संपूर्ण नेतृत्व की ओर से धन्यवाद। जो जीत जाता है उसको शुभकामनाएं और मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दोनों सरकारों को लोकहित में काम करने के लिए मुबारकबाद और बधाई दी है। और गुजरात के लोगों के आशीर्वाद से उनके मन हमने अवश्य जीते। राहुल गांधी जी को जो आशीर्वाद मिला, कांग्रेस पार्टी को जो आशीर्वाद मिला, जो सहयोग मिला, जिस प्रकार का अप्रत्याशित धनबल, सत्ता बल और बाहुबल के बावजूद समर्थन मिला, यह अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी। और इसलिए हम मोर्चा हारे हैं, पर हम जंग जरूर जीते हैं, और वो जंग है हमारे 6.5 करोड़ गुजरात के भाइयों और बहनों के दिल जीतने की जंग। गुजरात और हिमाचल के नताइज ने अब ये साफ कर दिया है कि जो कुछ भी हो, मोदी लहर अभी भी बरकरार है ही। वहीं अवामी रुझान ने बीजेपी के मिशन 2019 की राह को मजीद आसान कर दिया है। गुजरात इलेक्शन में राहुल गांधी ने मोदी को टक्कर देकर ये साफ कर दिया कि 150 सीटों का हदफ भी बीजेपी के लिए अब आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या गुजरात और हिमाचल ने मिशन 2019 को आसान कर दिया है बीजेपी के लिए? हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जनता का रिपोर्टर के फाउंडर और सीनियर जर्नलिस्ट रिफत जावेद साहब आज स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ निखिल सवानी हमारे साथ मौजूद हैं, पास के लीडर हैं, हार्दिक पटेल के साथी हैं, वो अहमदाबाद से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के स्पोक्स पर्सन, संघ से इनका ताल्लुक है, आरएसएस से, ये भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। उदयवीर सिंह साहब जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और सरवत जहान हमारे साथ मौजूद हैं, आज कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, पहला सवाल आपसे। हिमाचल प्रदेश में तो पूरे आसार थे, आप लोग जीत भी गए, सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन गुजरात में भले ही आपकी सरकार बन रही हो, लेकिन कहां तो मिशन 150 था, सपने 150 के दिखाए जा रहे थे, दावा 150 का किया जा रहा था, लेकिन पार्टी जो है वो ट्रिपल डिजिट में भी नहीं आ पाई है, 99 के फेर में फंसी हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? क्या आप आज ये बात मानेंगे कि कहीं ना कहीं गुजरात की जनता में नाराजगी थी सरकार को लेकर, हालांकि उस नाराजगी को इनकैश नहीं कर पाई पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी? देखिए, इसमें एक बात, 2-3 बातें बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। आज पूरे दिन विश्लेषण होता रहा है जगह जगह, तो यह बात समझनी चाहिए कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस अपनी सरकार को बचा नहीं पाई। क्या कारण था? क्यों? क्या कि वह अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, इनएफिशिएंसी थी, परफॉर्मेंस डेफिसिट था। और गुजरात में हमारी 6वीं बार सरकार बनी है, 6वीं बार हम जीते हैं, और कांग्रेस ने पूरा दम लगा दिया कि झूठ का भ्रष्टाचार, झूठ का फैलाव करने की, कि ना वहां पे विकास हुआ है, जातिगत राजनीति करने की कोशिश करी, नरेशन को हिंदू धर्म और जनेऊ धारण करके काम करना, सांप्रदायिकता रंग देने की कोशिश करी।
इतना सब करने के बाद भी 6वीं बार भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनती है और अपने आप में एक अच्छी मेजोरिटी से आपको बनती भी तो है। बहुत पापड़ बेलने पड़े और ना। अभी आप सब लोग चर्चा ये कर रहे हैं, बात हुई, नोटबंदी की बात हुई, सुनो डिमोनेटाइजेशन समीर भाई, की बात हुई, जीएसटी की बात हुई, लेकिन सेकंड फेज तो पूरी तरह से समीर भाई मेरी बात पूरी की गई, पोलराइज करने की समीर कोशिश की भाई गई आपकी तरफ से भी। समीर भाई पहले मेरी बात सुन लो, इसके बाद मैं सबकी सुनता रहूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, पहले सुन लो। हाँ, उसके बाद ये जो दूसरे चरण के कुछ दिन पहले से ये कम्युनल और ये सब जातिगत बातें हुई और उसका भी हर चीज का जवाब हमने दिया है। हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने हर नरेशन जो था वो कांग्रेस का शुरू किया हुआ था, कोई भी बात का, चाहे धर्म जनेऊ को ले लो, मंदिर में जाने को ले लो, चाहे जो शब्दों को कहना, लेकिन हम और इन्होंने पहले शुरू किया विकास गंडोत, विकास को चैलेंज करके इन्होंने गुजरात में शुरू करी कैंपेन, बाद में बीच में छोड़ दिया क्योंकि इन्हें लग गया कि वहां पे विकास गंडोत है, इनकी कैंपेन फेल हो रही है, इफेक्ट ही नहीं हो रहा क्योंकि वहां विकास हुआ है। और हम लोगों ने पहले दिन अमित शाह जी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया था कि वहां पे 10 साल में 10% से ज्यादा एवरेज जीडीपी ग्रोथ हुई है। ठीक है, वहां पे 22 फुट भूजल स्तर पानी का बढ़ गया है, वहां पे घर घर में बिजली पहुंच गई है, वहां पे कृषि क्षेत्र के कवरेज इरिगेशन का 37% बढ़ गया है, वहां पे माइक्रो इरिगेशन 3.7 टाइम्स बढ़ गया है। दी गई वो सबने देखा। नहीं समीर भाई हमारे साथ जुड़ गई, समीर भाई नहीं, समीर भाई समीर भाई नहीं, समीर भाई एक मिनट, समीर भाई 1 मिनट और दे दो, नहीं समीर 1 मिनट नहीं ना, नहीं 1 मिनट दे दो, 1 मिनट समीर भाई 1 मिनट और दे दो, जल्दी से कंप्लीट कीजिए जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने सब मुद्दों के, इतने सारे बातों के बाद हमारा स्ट्रक्चर इतना मजबूती से वहां लड़ा, फिर भी उन हार के कारण ढूंढ रहे, अरे जीत के कारण ढूंढी है। कांग्रेस अभी भी डिनायल में चल रही है। हाँ ठीक है, सरवत जान हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरवत अभी भी कह रही है कि हमने गुजरात में बड़ा काम कर दिया। भाई वो दरअसल कांग्रेस हिमाचल में क्यों नहीं किया, जवाब दिया गया जो कम्युनलाइज करने की कोशिश का आरोप लग रहा है बीजेपी पर, वो कह रहे हैं हम तो कांग्रेस की बातों का जवाब दे रहे थे। और दूसरी बात, क्या आज आप ये बात मानेंगी, अब आपकी पार्टी चुनाव हार गई, भले ही सीटों का इजाफा हुआ, क्या आप ये बात मानेंगी कि ये जो नारा दिया गया था कि विकास पागल हो गया, आप मानेंगे कि विकास पागल हुआ नहीं था, ये नारा जो था इसने काम नहीं किया, जनता आपके साथ नहीं आई ये कहने पर? नहीं, जनता मेरे साथ आई। समीर, हम ये कहना चाहेंगे कि गुजरात में हम चुनाव हार कर भी जीत गए। हम 6.5 करोड़ गुजरातियों के दिल को जीते। हम उन विकास के मुद्दों को लेकर जिस तरह से हम आए थे, और अब कैसे ये आप खुद देख लेना कि 115 से 99 पे आ गए। गुजरात में ये पूरी की पूरी कैबिनेट को गुजरात में, पूरे कैबिनेट को गुजरात में रहना पड़ा। खुद प्रधानमंत्री को सेकेंड फेज में वो सारे कार्ड खेलने पड़े जिसमें वो माहिर है। आपको किसने रोका था? पड़ी जब उनका विकास बहुत किया हुआ था, जब आप अपने सारे नेताओं को भेज देते ना। हम तो 22 साल से वहाँ पे है ही नहीं। अग्रवाल साहब सुन लीजिए, आपको किसने रोका था? मेरी बात सुनेंगे? आप जब बोल रहे थे तो हम कुछ नहीं बोल रहे थे ना। हमारे पास सरकार नहीं है केंद्र में, और हम 44 MP है, ये आप ही कहते हैं, हमें बार बार याद दिलाते हैं। फिर भी जिस मजबूती के साथ वहां पे हम विकास के मुद्दों का लेकर चुनाव लड़े और उस पे हम अंतिम समय तक अड़े रहे, और यही वजह है कि आपको आज 99 का फेरा लग ही गया। आप 3 डिजिट पे नहीं जा सके, इस बात को आप स्वीकार करें। कांग्रेस पार्टी डे फर्स्ट तो सर्वजान जी, विकास के ये कोई बात नहीं हुई ना, वहाँ जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, स्वीकार कर लिया, इसलिए आप खुश हो जाएं। दरअसल तो ये है ना, राजनीति में तो जो जीता वही सिकंदर। सरकार तो बीजेपी बनाने जा रही है। अरे बात सुने, 99 सीटें हमारी आई है, इसमें डिनाइल क्या बात है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हमारी 99 सीटें आई है, ये तो हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात की जरूर खुशी है कि जो ये भूल गए हुए हैं कि हमें गुजरात में जाकर के विकास करना भी है, या गुजरातियों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारियां भी है,
कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष की हैसियत से उन सारी जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास दिलाती रहेगी और ये याद दिलाती रहेगी कि गुजरातियों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां। ये हर स्टेट जीतते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि उस ठीक है। स्टेट निखिल के लिए कोई काम सवानी, भी निखिल करना सवानी स्वागत बहुत है। देर से आप कुछ कह रहे ऐड हैं करना कि चाह रहे हैं, उन्होंने हाथ उठा रखा है। 10% GDP एक मिनट, आप गुजरात ठीक के बारे है, में ठीक है क्या सरवत, करके मैं देखें। आता हूं आपके पास। निखिल सवानी ये बताइए कि बड़प्पन तो ये होता है ना कि अगर आप हार जाएं, आपने कोशिश की, टफ फाइट दी, वो सारी बातें समझ में आती है। कांटे की टक्कर नजर आई गुजरात में, जो कि पहले एक सपना सा लगती थी कि बीजेपी को कोई गुजरात में कांटे की टक्कर दे सकता है, लेकिन आप लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर कांटे की टक्कर दी। लेकिन बड़प्पन तो तब होता है ना जब आप हार एक्सेप्ट करना भी अपना सीखें। जब आप हार गए, पहले आपको ईवीएम में कोई खामी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब आप हार गए तो आपने सारा दोष जो है वो ईवीएम के सिर मरने की कोशिश की। ये क्या है? पहले तो मैं बोल दूं, ईवीएम की खामी आज नहीं दी गई है। ईवीएम की खामी काफी दिनों पहले बताई गई थी। और मैं बात बोलूं कि जो गुजरात विकास की बात बार बार नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं और गुजरात और पूरे भारत के जो बीजेपी बोल रही है कि विकास किया, तो सीटें क्यों कम आई? तीसरी बात, अभी सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में काफी सीटें बीजेपी ने गंवाई है और वहां पे कांग्रेस ने हासिल की। उसका मेन 3 कारण है, क्योंकि पहला कारण है जो पाटीदार आंदोलन चल रहा था वो है, दूसरा कारण वो है कि जो किसानों को सही तरह से दाम नहीं मिला, किसानों को अत्याचार हुआ, और तीसरा कारण कि जो अभी बीजेपी में है और गुजरात प्रदेश के बहुत बड़े नेता है और किसान संघ के भी बहुत बड़े नेता ऐसे गोवर्धन झड़फिया करके जो बीजेपी की ही है, उसने बीजेपी ने वो बड़ी गलती कर दी कि जो पूरे सौराष्ट्र में और उत्तर गुजरात में उसको निकाला नहीं गया, उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसको जनरल मीटिंग या सभाएं नहीं करवाई। वो वहां पे सबसे बड़ी गलती बीजेपी की नजर आती है, क्योंकि उसका पूरे सौराष्ट्र में उसका काफी बड़ी पकड़ है इस गोवर्धन झड़फिया की। उसको बाहर नहीं निकाला गया, उसको पीछे ही पीछे रखा गया। इस तरह से वो सौराष्ट्र गंवाना पड़ा उसको। और आने वाले दिनों में जो ऐसा रहा तो 19 में भी निखिल एक सीट की हम आज बात नहीं कर रहे। सीटें गंवाना पड़ेगा। कुल मिलाकर अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी भी मिलकर बीजेपी को हरा नहीं पाए ना, कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाए ना। जबकि पिछले 22 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार के खिलाफ गुस्सा था, नाराजगी थी, बेरोजगार सड़कों पर उतरे थे, फिर भी आप लोग मिलकर बीजेपी को नहीं हरा पाए। क्यों? हमने हमारा काम कर दिया है, क्योंकि पूरे सौराष्ट्र में पाटीदार फैक्टर काम किया है। क्योंकि सौराष्ट्र में ज्यादा पाटीदार फैक्टर है, तो पाटीदार फैक्टर ने अपना काम किया है, अपने निभाया है। जो सरकार को उठा के फेंक देना था वो किया है। लेकिन अहमदाबाद सिटी ले लो, सूरत सिटी ले लो, वहां पे थोड़ा दिक्कत रहा है। इसी वजह से हम सरकार को निकाल नहीं पाए। यही जो 10 से 12 सीटों कम पड़ी है कांग्रेस को, वही इसलिए पड़ी है, वरना हम इस जो पूरे गुजरात में जो बीजेपी की सरकार से उखाड़ के हम फेंकने वाले हैं। और आने वाले दिनों में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद है। आंदोलन शुरू रहेगा जब तक समाज को कुछ मिल नहीं जीत के बाद जो विश्व हिंदू परिषद का पहला बयान आया, कहा यह गया कि हिंदुत्व की जीत है, हिंदू नीति की जीत है। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, ये उसकी जीत है। क्या वाकई ऐसा मानता है संघ? देखिए, आज मैं किसी भी आपके सवाल का जवाब तो जरूर दूंगा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब को और तमाम जो पैनल पे बैठे हुए लोग हैं। ये जीत का जश्न का दिन है। और तमाम चीजें अभी आपने कही कि 22 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, कांग्रेस का दुष्प्रचार था, कांग्रेस की अमर्यादित भाषा का जो इस्तेमाल जिस तरह से किया गया, जिस तरह से भाषा की धज्जियां उड़ाई गई, वो भारत के लोग और खास करके गुजरात के लोग, और गुजरात के लोग इसलिए नाराज थे कांग्रेस से क्योंकि कांग्रेस गुजरात के गौरव और प्राइड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह साहब हैं। उनको इस बात का और पूरे हिंदुस्तान के मिजाज को और गुजरात के मिजाज को समझने में कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार भी फेल हुई। और कांग्रेस को चाहिए कि अब अपनी रणनीति, चुनाव कैंपेन में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये कौन लेकर आया? ये कौन लेके आया? किसने? आप बताइए कौन लेकर आया? मणिशंकर के घर में जो मीटिंग हुई, क्या भाजपा और आरएसएस के लोगों ने कराई? अगर मणिशंकर ने नीच जैसी गाली दी तो क्या भाजपा और आरएसएस के लोगों ने कराई? देखिए, मैं आज
इस वाले मैटर में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अब भी वक्त है। जिस तरह से विकास का काम हुआ है गुजरात में, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता को चाहिए कि पहले पूरी जानकारी हासिल करके बैठे बोलने के लिए, क्योंकि गुजरात के मिजाज को समझने में ये लोग बिल्कुल फेल हुए। और गुजरात की जनता इन्हें ये सिर्फ ये कह रही है कि 99 का फेर नहीं हो पाया, तीसरे डिजिट में नहीं गए। अरे 22 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी छठी बार सरकार बन रही है, इससे बड़ी ऐतिहासिक जीत और क्या हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का फायदा हुआ है ना, आप मेंटल कांग्रेस को आपने 61 से मानसिकता है उसको आगे बढ़ाइए। 61 से 80 सीटों पर पहुंचा दिया। अगर विपक्ष में कोई है वहां पे काम किया विपक्ष के दल ने, और वो भी अभी हमारे भाई जो बैठे हुए हैं एक वहां के जो लोकल लीडर हैं, उन्होंने कहा कि जाति, धर्म, समुदाय और पंथ की जब आप बात करेंगे, जब पॉलिटिक्स में आप इस तरह की नीचे चले जाएंगे अपने आप को लेके, तो आप कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों के सामने एक जो बहुत बड़ा संदेश भारत को देना होगा वो राहुल गांधी नहीं दे पाए, उनको फिर हार मिली है। और हिमाचल आपके सामने है, आपकी हिमाचल में सरकार अगर अच्छा काम कर रही होती आप रिपीट कर जाते, वहां भी आप हारे। रिफत बड़ी बात निकलकर ये सामने आती है कि राहुल गांधी की छवि का एक तरह से इमेज मेकओवर नजर आया गुजरात में। दूसरा ये कि जिस तरह की मेहनत उन्होंने गुजरात में की उसका नतीजा ये हुआ कि 61 से 80 सीटों पर पहुंच गई गुजरात में कांग्रेस पार्टी। इसका क्रेडिट आप किसे देखते हैं? इसे पूरा क्रेडिट राहुल गांधी की मेहनत को जाता है या फिर इन 3 लड़कों का बहुत बड़ा श्रेय है इसमें? नहीं, जाहिर सी बात है कि एक टीम के तौर पे खेले हैं, तो ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने अकेले ही बाजी मारी है। लेकिन राहुल गांधी का जो पास्ट रहा है, पास्ट में अगर राहुल गांधी के अगर आप बिहेवियर को और वर्किंग स्टाइल को देखें तो उसके मुकाबले में जो गुजरात में जो उन्होंने मेहनत की है उसके लिए उनकी तारीफ करनी होगी कि वाकई दिन रात और बिल्कुल एजेंडा सेट करके रखा था। मतलब वो कहते थे तो पूरी की पूरी कैबिनेट उसको रिस्पॉन्ड करने में लग जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा यूएसपी उनका हो गया था कि वो एक ट्वीट करते थे तो बावजूद इसके कि मोदी के जो फॉलोवर्स उनसे 10 गुना ज्यादा है, बल्कि उससे भी ज्यादा है, इनकी ट्विटर रीट्वीट उनसे ज्यादा होती थी। मैं अपनी वेबसाइट का आपको एग्जाम्पल देता हूं कि पहले मैं राहुल गांधी के ऊपर कोई स्टोरी हम लोग करते थे वेबसाइट पे, कोई नहीं पढ़ता था। अभी अगर राहुल गांधी कोई जगह छींकते भी थे और हम लिखते थे तो उसमें बेतहाशा ट्रैफिक आता था। तो ये एक बहुत बड़ा तो चेंज आया था। नहीं, जो बात आपने एक बात कही विश्व हिंदू परिषद के हवाले से कि ये डेवलपमेंट की जीत नहीं है, हिंदुत्व की जीत है। देखिए विश्व हिंदू परिषद वाले तो पब्लिकली ये बात कह गए। आज मेरी सुबह से लेकर शाम तक आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई और वो कह रहे हैं हम पब्लिकली इस चीज को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये हिंदुत्व की जीत है और इसमें गलत क्या है। और उनके लफ्जों में ये हमारी प्रयोगशाला रही है गुजरात, वहां हम कैसे अपने आप को हारने देते हैं। नंबर 1 जो विकास की बात करते हैं जो बीजेपी वाले के हम विकास के मुद्दे पे जीते हैं, 3-4 चीजें मैं बताऊंगा। हार्दिक पटेल का सेक्स सीडी, अय्यर ने पाकिस्तान को सुपारी दी है, राहुल गांधी इज विदेशी, पाकिस्तान वांट्स अ मुस्लिम सीएम, पाकिस्तान यहाँ पे एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर चाहता है, राम वर्सेस हज, आपको मंदिर चाहिए या मस्जिद। ये किस विकास की परिभाषा है? मुझे नहीं पता है कि किस विकास की परिभाषा है। अगर आपने विकास किया है तो आपको विकास के मुद्दों से नहीं हटना चाहिए था, नंबर 1। और लास्ट में खत्म करूंगा कि अगर आपने विकास किया होता तो आप भूल रहे हैं कि पिछली मर्तबा 100 से कम बीजेपी को जब सीट आई थी वो 1985 में थी, यानी कि अब से तकरीबन 40 साल पहले आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। उदयवीर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, अखिलेश यादव का मैं ट्वीट आज देख रहा था, उन्होंने कहा कि यह बीजेपी के पतन की शुरुआत है। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली सरकार बनाने में तो कामयाब हो गई गुजरात में भी, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस से छीन ली सरकार, तो यह पतन की शुरुआत कैसे? मैं बताता हूं। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं विस्तार से बताता हूं आपको। सवाल यह है कि गुजरात का पहली बार प्रधानमंत्री है, जो गुजरात के सीएम थे वो आज प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात के हैं। डबल इंजन की जो बात होती वो गुजरात के साथ है आज प्रदेश में भी और देश में भी सरकार। तो एंटी इनकम्बेंसी की बजाय बात ये होनी चाहिए कि गुजरात में बम्पर जीत होनी चाहिए। सब कुछ गुजरात के पास है, हिंदुस्तान से लेके और गुजरात तक। और राहुल गांधी जी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया जाता था, नॉन सीरियसली प्रेजेंट किया जाता था, पहली बार राहुल गांधी जी ने सामने खड़े होके आमने सामने की लड़ाई लड़ी है और मजबूर कर दिया कि पूरी कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर अपने होम स्टेट में लगातार रहें। 3 महीने विदेश भी नहीं जाने दिया। कड़ी टक्कर दी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती रही, समीकरण 1 मिनट सुनिए, समीकरण बनाती है, जोड़ तोड़ करती है,
शंकर सिंह बाघेला से लेके तमाम कांग्रेस के विधायक तोड़े। उस हिसाब से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक समीकरण बनाए, जिग्नेश और हार्दिक पटेल और सब लोगों को इकट्ठा किया, ये भी एक उस दिशा में एक अलग कदम है। जिस तरीके से समीकरण बनाकर चैलेंज को सामने लेने की क्षमता प्रदर्शित की है पहली बार, और उसका असर भी हुआ है। आप देखें फर्स्ट फेज का इलेक्शन और सेकंड फेज का इलेक्शन। फर्स्ट फेज के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी विकास पे लड़ रही थी, बुरी तरह हारी है। उसके बाद नीच ऊंच, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंदिर और बहुत सारी चीजें आई, और सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी आगे गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का मानना है कि ये विकास का जो मॉडल है वो फ्लॉप घोषित हुआ। पहले फेज का रिजल्ट देखिए तो राहुल गांधी जी ने बहुत मैच्योर तरीके से चुनाव लड़ा, और जो भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करती थी कि उनके आसपास कोई लीडर खड़ा ही नहीं हो पाएगा, जो लीडर हैं उनकी पार्टियां छोटी हैं, तो कांग्रेस से जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, यानी विकास के मॉडल को पंक्चर साबित कर दिया आप लोगों ने गुजरात में, इसलिए ये खुश होने की बात है। इसलिए ये खुश होने की बात है आपके साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन ब्रेक के बाद खासतौर पर ईवीएम्स का भी जिक्र होगा, क्योंकि हार्दिक पटेल ने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि ये सारा ईवीएम्स का खेल है, ईवीएम का खेल है। ईवीएम में कुछ सेटिंग कर दी है बीजेपी ने, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। हालांकि ये वही हार्दिक पटेल हैं जो अपनी रैलियों में कई बार कह चुके हैं कि नहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं की जा सकती। ये भी बता दूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हो रहे हैं हाजिर। तो मिशन 2019 की राह आसान कर दी है क्या बीजेपी के लिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जीत ने? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ सरवत फातिमा है कांग्रेस पार्टी से। सरवत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमलनाथ को मैं आज सुन रहा था, उन्होंने कहा कि संगठन को हमें और मजबूत करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। क्या आप मानती हैं कि जो 3 महीने की मेहनत हुई इस बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यह मेहनत अगर 3 साल की मेहनत होती, पूरी तरह से 3 लड़कों पर आपने रिलाई नहीं किया होता, तो आज हालात और होते कुछ? नहीं समीर, इस बात से हम एग्री नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि संगठन को हमेशा काम करते रहना चाहिए। ये सही कहा है कमलनाथ जी ने कि संगठन को हमें और मजबूत करने की जरूरत है। जाहिर है जब हम हारे हैं, हार को स्वीकारा है, तो हार का जायजा भी तो लेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो रही होगी। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि हाँ उन 3 लड़कों पे हम आश्रित हो गए थे, ये हार की वजह हुई, बिल्कुल नहीं। इन 3 लड़कों ने जो मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों को हम आगे भी लेके चलेंगे, ये हमने पहले भी कहा। लेकिन आपको कुछ बात बताना चाहेंगे समीर, जोर से अभी कोई भाई बोल रहे थे, तो बहुत ऊंची आवाज में बोल देने से हकीकत नहीं बदल जाती है। आपको थोड़ा सा एक बात दिखाना चाहेंगे। एंटी इनकम्बेंसी की बात कह रहे थे आपको पता है कि 6 मंत्री जो आम जन से जुड़े हुए मुद्दों के मंत्री थे, आपको भी बता रहे हैं, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आदिवासी समाज कल्याण मंत्री, पेयजल मंत्री, ये 6 मंत्री भाजपा के हार गए। आखिर एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी तो ये मंत्री अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाए? सेकंड हाँ, हार गए हैं ये मंत्री, 6 मंत्री हारे हैं। और ऊंझा विधानसभा, जो प्रधानमंत्री के गृह नगर वडनगर उसी में आता है, ऊंझा विधानसभा में 1972 के बाद 19,000 वोट से कांग्रेस पार्टी को जीत नोट डाउन करना चाहिए था। हिमाचल में भी तो आपके मंत्री हार गए। किस नजर से देखेंगे इसे? क्या बदलाव नहीं कहेंगे? हाँ बिल्कुल, हिमाचल में मेरे मंत्री भी हारे हैं और हिमाचल में उनके भी सीएम कैंडिडेट भी आ रहे हैं। जिस सीएम कैंडिडेट जिन्हें उन्होंने सीएम का चेहरा बनाया था वो हार गए। जो अपनी सीट नहीं बचा सकते हैं वो प्रदेश का नेतृत्व क्या करेंगे? आप ये जरा भाजपा से पूछ लीजिए। रहा सवाल राहुल जी पे क्वेश्चन मार्क लगाने ये तो आप आएंगी तो फिर अमेठी में आप निगम का चुनाव नहीं जीत पाए। शंका थी ना, आज अमेठी में आप निगम का चुनाव नहीं जीत पाए। आप गुजरात और हिमाचल आप गलतफहमी में हैं। अमेठी में हम लड़े ही नहीं थे निगम का। अमेठी में निगम का चुनाव चलिए ठीक है, वो हम बात कर चुके हैं पिछली डिबेट में। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इस हिसाब से देखिए तो पंजाब में तो फिनिश हो गए कि 22 सालों में इस हिसाब से पंजाब में फिनिश हो गए। अग्रवाल साहब, 22 सालों में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है बीजेपी का गुजरात में। इसकी सबसे बड़ी वजह आपके हिसाब से क्या रही?
देखिए, जब खराब प्रदर्शन आपके हिसाब से तो वजह आप बताएंगे, हमारे हिसाब से तो खराब प्रदर्शन नहीं है। 22 साल के छठवीं बार भारतीय जनता पार्टी 22 साल के राज्य के बाद वहां पे गुजरात में जीत के आई है और कांग्रेस की सारी जातिगत विभाजन वाली राजनीति, धर्म की राजनीति को तोड़ के विकास की बात पे जीत के आई है। तो ये ऐतिहासिक विजय है देश के लिए, ये ऐतिहासिक विजय है। गोपाल जी, ये बताइए क्या ये कोई आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी है क्या? ये इलेक्शन के दौरान तो जमकर धर्म की बात करो, जाति की बात करो, मजहब की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, जब जीत जाओ तो कहो ये विकास की जीत है, क्योंकि पूरा गुजरात क्या ऐसा है क्या? देखो, कोई भी बात देखिए, जो हम जवाब तो हर चीज का देंगे। अगर आप हमसे धर्म पे बात करेंगे तो हम भी उसको धर्म के ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप 3 तलाक के ऊपर बात करेंगे तो उस पर जवाब देंगे, राम मंदिर पे देंगे बात करेंगे तो हम उसके भी जवाब देंगे। लेकिन हम किसी मुद्दे को नहीं उठाते, हम हर मुद्दे का जवाब देते हैं और हर मुद्दे पे हमारा स्पष्ट मत है। 116 से 99 पे नहीं आना पड़ता, ये विकास ही दिखता है कि ठीक है, 99 पर ले आए आप निखिल सवानी 99 पर ले आए आप कांग्रेस के साथ जीत की बोल रहे हैं, तो क्या 116 से 99 पे आ रहे हो? दावा आपने किया था कि गुजरात की सत्ता से उखाड़ जनता पार्टी लेना चाहती है, कहीं ना कहीं उन बातों पर, आपके दावों पर, आपकी बातों पर और जो रिजर्वेशन का एक शगुफा छोड़ा गया था, आप लोगों को भरोसा नहीं दिला पाए ना कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर आप उनकी मांगे पूरी करवा पाएंगे। ये बात तो है ना, हम पक्का दिला पाए हैं। हमारा जो काम करने वाला भरोसा क्या, ये तो झूठ बोल रहे थे, पक्का किया है। और जो विकास की बात कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, झूठ आपके प्रधानमंत्री फेंकते हैं, पूरे गुजरात में आके फेंकू है, उसकी छाप अभी फेंकू है और फेंकना हमारे को बोल रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी है, वो अभी फेंकने के अलावा कुछ नहीं करते। वो बोलते हैं मैं यहाँ पे पढ़ता था, यहाँ पे 3 दिन छाछ लेने के लिए जाता था, यहाँ पे ट्रेन में चौधरी पढ़ता था और आने के बाद में वापस पूरी कर देता था। इतनी जल्दी पुस्तक कोई पढ़ लेते, इतना फेंकने के अलावा मैंने पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा फेंकू मैंने नहीं देखा है। बार बार बोलता है मैं यहाँ पे जाता था, यहाँ से वहां करता था, वहां पे पढ़ता था, वहां पे पढ़ता था, और बाद में बाकी था तो वो भी बोल दिया कि मैं प्रधानमंत्री बना, उसके पहले मैं हिमालय गया था और वहां से मेरे को बोला कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा बड़ा फेंकू मैंने इस वर्ल्ड में नहीं देखा। और दूसरी बात फेंकने की बोलूं तो साणंद से वो बोल रहे थे, साणंद से मैं अहमदाबाद जाता था, लोकल ट्रेन बोलना चाहिए। मुझे ये बताइए कि अब हारने के बाद सारा दोष ईवीएम के सिर मरना, हार्दिक पटेल कह रहे हैं ईवीएम में सेटिंग कर ली बीजेपी ने, ये खींच नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे नहीं है, तो और क्या है? हारने के बाद नहीं, आप हारने के बाद आपने सही तरह से ट्वीट देखे नहीं है तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने भी ट्वीट किया था, हार्दिक पटेल ने भी ट्वीट किया था। हारने से पहले हमने किया था, हारने से 3 दिन पहले किया था, जब रिजल्ट था उसके 2-3 दिन पहले। तो एग्जिट पोल के बाद ना, एग्जिट पोल के बाद हो रहा है। हार्दिक पटेल की रैली का वीडियो है मेरे पास, सूरत वो कह रहे हैं कि ईवीएम में सेटिंग नहीं हो सकती है। मैं वही बात करूं, आप सुनिए, आप पहले पूरी तरह से सुनिए मेरी बात, समीर आप पहले पूरी तरह से सुनिए। जो सूरत की बात करूं तो सूरत की जहां पे ईवीएम पड़े थे वहां नमो करके वाईफाई पकड़ा रहे थे और जो ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहे थे वो भी दिखाई दे रहे थे। और दूसरी बात अहमदाबाद की बात करूं तो वहां पे सील खुले हुए ईवीएम पड़े थे। तो ये क्या है? और बीजेपी का बटन, आप कोई और बटन दबा दे और लाइट बीजेपी में होती है, ये क्या बात है? और ईवीएम की बात करें 2 दिन पहले चेक करते हैं और जब इलेक्शन हो तब देखे तो ईवीएम खराब होते। गुजरात की राजनीति लोगों ने कोई बात नहीं कही और यही कंपनी के अलावा कोई कंपनी ईवीएम गुजरात में हम जीत रहे हैं। ऑफिस में जश्न की तैयारी शुरू हो गई थी, अरे जश्न मनाया जा रहा था, बैनर पोस्टर लेके इनके कार्यकर्ता ठीक है अकबर रोड पे नगाड़ा बजा रहे थे। उसके बाद इनका फिर बदल गया, इन्हें लगा कि शायद हमने गुजरात को जीत लिया। उदयवीर सिंह साहब, ये जो बातें हो रही हैं ईवीएम्स को लेकर, हार्दिक पटेल ने ये मसला उठाया, हार्दिक पटेल ने सीधे आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी के तमाम स्पोक्स पर्सन भी ये कह रहे हैं, हालांकि अभी तक पार्टी अपना कोई ऑफिशियल स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है, लेकिन नेता ये बयान दे रहे हैं कि ईवीएम में खेल कर दिया गया। आप लोगों का रुख क्या है? क्या अखिलेश यादव भी यही मानते हैं? हमारा स्पष्ट मानना है, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा स्पष्ट मानना है
अरे एक मिनट निखिल, ईवीएम पे हमारा भरोसा इसलिए बात नहीं कर है रहे हैं तो क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा आए हैं कि जब ईवीएम खराब हो जाती है तो उसे आप ठीक कर देते हैं, दूर भाग रही है, तो जब ठीक कर सकते हैं तो उसे खराब भी कर सकते हैं। उदयवीर सिंह कंप्लीट करने दीजिए। दूसरे और प्रश्न है दो जी। हाँ नितिन को, इनको सब्र नहीं है, थोड़ा रुके रहने दीजिए। देखिए ईवीएम जब खराब हो जाती है तो आप ठीक कर देते हैं, जब किसी प्रोग्राम को आप ठीक कर सकते हैं तो प्रोग्राम को खराब भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि जहां देश में बहुत बड़ा सवाल ईवीएम के प्रश्न चिन्ह लगा है, वीवीपैट की पर्चियों को गिनने की बात हुई, क्यों नहीं गिनाई गई? हमारा मानना यह है कि हिंदुस्तान के अंदर सीक्रेट बैलेट है, मेरा वोट या मेरे गांव का वोट किसे मिला नहीं जानना चाहिए, मालूम चलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो प्रतिनिधि कैसे पूरे क्षेत्र को एक नजर से देखेगा। लेकिन ईवीएम से मालूम पड़ जाता है कि इस बूथ पे कितना वोट मिला। दूसरी बात, इससे अलावा मैं वोट डाल रहा हूं तो मुझे अपना वोट तो दिखना चाहिए मैंने किसे डाला। ईवीएम में तो मुझे पता नहीं मैंने मेरा वोट कहां किया। और जिन देशों ने ईवीएम की टेक्नोलॉजी को लाए थे, चाहे जापान हो चाहे अमेरिका हो, वो सब बैलेट पे चले गए। तो जब लोकतंत्र में लोगों ने इतना बड़ा सवाल उठा दिया है तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का क्या कमिटमेंट है ईवीएम से कि हम इस पे कोई समझौता नहीं करेंगे। आप जैसे ईवीएम हैक होने का चांस, जैसे ईवीएम खराब हो जाता है, उसकी प्लानिंग खराब, प्रोग्रामिंग खराब हो जाती है, आप ठीक कराते हैं। तो हमारी पार्टी का सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ये साबित करे कि ईवीएम का प्रोग्राम खराब नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा ईवीएम पर भरोसा नहीं है। देश की जनता इस पर सवाल कर रही है, तो लोकतंत्र में विश्वसनीयता भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां दावा ठोक रहे हैं कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, हारने जीतने का कभी आ नहीं सकता था। अभी सिविक इलेक्शन आज हमारा हारने जीतने से कोई मतलब नहीं है। तो आज समाजवादी पार्टी का सुनिए समीर सुनिए, निखिल उदय नहीं, अब सुन लीजिए, दूसरों को भी सुनिए, दूसरों को भी सुनिए आप। ये सभी ऐसा है कि आज मेरी अखिलेश यादव से बात हो रही थी दोपहर में, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि वो भी ईवीएम के खिलाफ है, उन्होंने एडमिट किया इस चीज को। लेकिन वो तो खैर अखिलेश यादव की बात है। देखिए सियासी पार्टियों का क्या स्टैंड है उससे हमें नहीं लेना देना। हमने सीरीज चलाई है ईवीएम के खिलाफ और मैं पर्सनली उसके खिलाफ, और मैं बताता हूँ क्यों खिलाफ है। देखिए मैंने यूके में 13 साल गुजारा है, यूके की डेमोक्रेसी का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इंडिया की डेमोक्रेसी पे। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं, और ये कोई आज नहीं कि बीजेपी जीती है या पहले कांग्रेस जीती थी, इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। और 2-3 चीजें उसमें, वो क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म से क्या मुराद है मेरी। पहला ये कि हमें बैलेट पेपर्स में लौटना चाहिए। जिस जमाने में हम बैलेट पेपर्स पे होते थे और बैलेट पेपर्स को खत्म करके हम ईवीएम पे आए, वो जमाना था जब बूथ कैप्चरिंग बहुत होती थी। तो ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना सीसीटीवी था, ना टीवी कैमरास था, तो ये होता था। अब वो पॉसिबल नहीं है, तो हमें वहां लौटना चाहिए। नंबर 2, कोई इसमें कोई जवाब नहीं है कि आज आप इलेक्शन वोट डालते हैं और 1.25 महीने के बाद आप काउंटिंग शुरू करें। ये कोई जवाब नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता सिवाय इंडिया के। कि आपने देखा कि पंजाब में 4 फरवरी को इलेक्शन हुए लेकिन 11 मार्च तक वहां काउंटिंग नहीं हुई। अभी हिमाचल प्रदेश में नवंबर में इलेक्शन हुए, 1.25 महीने के बाद अब काउंटिंग हुई है। डजंट मेक सेंस। यहां तक कि अभी जो गुजरात का भी इलेक्शन हुआ उसके 4 दिन के बाद हम काउंटिंग करते हैं। तो जब आप ये सब रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो लोगों के जहन में ये शकूक आएंगे। और आखिरी बात जो मैं बता रहा हूं कि मैं ईवीएम के खिलाफ क्यों हूं, ये इलेक्शन कमीशन मानती है कि ये जो कोड देती है चिप बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, वो तो खुला होता है, बाइनरी लैंग्वेज में होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में। जो माइक्रोचिप बनाती है जो फॉरेन कंपनी है, वो भी इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, वो जो चिप में उसको बना करके क्या डालती है, ये इलेक्शन कमीशन ने आरटीआई में माना है कि उसे नहीं पता है। तो अगर प्रोग्रामिंग की का नेचर ही ये होता है कि उसके साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो जब इलेक्शन कमीशन खुद ही मान रही है कि हमें पता नहीं है कि उसमें क्या कोड करके प्रोग्रामिंग करके क्या सेटिंग की गई है, तो फिर ऐसे में हम क्यों ना वापस चले जाएं। आपने वीवीपैट तो शुरू किया, लेकिन एक मिनट, लास्ट पॉइंट, आपने वीवीपैट पे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन वीवीपैट के वो पेपर को आप काउंट नहीं करेंगे, तो क्या मतलब है इसका। अग्रवाल साहब, क्या ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए? नहीं तो ईवीएम पर इसी तरह से सवाल उठते रहेंगे और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा रही, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब आवाज उठा रही हैं ईवीएम के खिलाफ। बिल्कुल, हम जवाब भी देते रहेंगे, हम जवाब ये सुनते भी रहेंगे और मानेंगे नहीं जब तक ये हारते रहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ईवीएम पे हमारा सरकार का कोई रोल नहीं है।
हमसे पहले 2009 में ये ईवीएम आ गए थे और 2004 में 2009 में भी ईवीएम थे। दूसरी बात, ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है ईवीएम से इलेक्शन कराना या नहीं कराना, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। वीवीपैट इन्होंने मांगा था, सरकार हमने भी कहा था, इलेक्शन कमीशन ने उसको लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मिलाने के लिए खुद गए थे, सुप्रीम कोर्ट से हमने कुछ नहीं कहा, सरकार ने कुछ नहीं कहा। सुनिए, सुन लीजिए, सुना करिए, कितनी देर बोले आपने, कितनी देर बोला मैंने सुना, आप सुन तो लीजिए। जब आप इलेक्शन कमीशन को भी आप इलेक्शन कमीशन को आप मानते नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं मानते, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उसकी बात को क्रेडिबिलिटी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, हमने तो नहीं कहा मिलाने को, नहीं मिलाओ, जो मर्जी करना है मिलाओ। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था 1 महीने बाद उसको काउंटिंग करना। इन चीजों से आप और कोई नहीं थे, बाकी सभी पार्टियां सहमत थी कि गिनने चाहिए, लेकिन आप नहीं सहमत थे, भाजपा सहमत नहीं था। हम तो सुन लीजिए ठीक है। सहमत सर्वजान कुछ ऐड करना चाहिए। ठीक है अग्रवाल साहब, आपने अपनी बात रख ली है, हम उस डिसीजन में कुछ कह नहीं रहे। ठीक है सरवत जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप कह रही हैं कांग्रेस ने जबरदस्त टक्कर दी, नजर भी आ रहा है, सीटें भी बढ़ी कांग्रेस पार्टी की, यानी जितनी मेहनत आपने की उसका फल कहीं ना कहीं मिला भी, फिर उसके बावजूद भी ईवीएम पर सवाल उठा देना और मतलब इस देश की डेमोक्रेसी पर एक तरह से सवाल उठा देना, क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत पिलर है इलेक्शन कमीशन। जब आप उसको ही नहीं मानेंगे, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पीएम का पीएस बता देंगे और कह देंगे बंधुआ मजदूर बन चुका है इलेक्शन कमीशन, तो फिर आप पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं ना। समीर सिर्फ कांग्रेस सवाल नहीं, आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठाना कोई बुरी बात नहीं है। आप झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। सुनिए अग्रवाल साहब, सुना भी कीजिए। अच्छा, आप सुन तो ले गोपाल जी, सुन तो ले अग्रवाल जी, सुन तो ले, सुनने की आदत डाले, सिर्फ मन की बात मत करे, मन का सुनना भी सीखे। बोलिए समीर तो अब ये बताएंगे लोग ने नहीं दिया होगा, कैसे नहीं संदेह के घेरे में इलेक्शन कमीशन आएगा। 9 तारीख को इलेक्शन होना है फर्स्ट फेज की, और 8 तारीख को हम अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं। इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज नहीं होता है। 14 तारीख को पोल होनी है और 14 तारीख को ही पोल होनी है, और उससे एक दिन पहले रोड शो भी हो जाता है। इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज नहीं होता है। और साथ साथ ये बताना चाहेंगे कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जब लोगों की शिकायतें आने लगी तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके वीवीपीएटी का चलन शुरू किया। लेकिन जब हम उसकी उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसकी गिनती क्यों नहीं? वो सरकार ने दिए उनको पैसे, नहीं है, आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन मार्क तो लगेंगे ही ना। नहीं, हमने आप तो पहले सुन लीजिए, आप पे कुछ नहीं, आपको नहीं कहा जा रहा। अगर इलेक्शन कमीशन से हमारी शिकायत है तो हमारी शिकायत है, हम भी इंडियन है, हम भी हिंदुस्तानी है, और मेरा हक है कि हम सवाल कर सकते हैं। सिर्फ आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सरकार है इसलिए आप सवाल कर सकते हैं, नहीं, हम हिंदुस्तानी है इसलिए हम सवाल कर सकते हैं। किसी भी व्यवस्था पे अगर हमारे शंका कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से मजबूत हुई है, एक मजबूत विपक्ष इस बार सवाल करना। सुनो समीर भाई, सवाल करना लगाया जा रहा है। आपको याद होगा राज्यसभा इलेक्शन के दौरान अहमद पटेल के पक्ष में सिर्फ 43 एमएलए थे जिन्होंने वोट किया था, और आज वो संख्या बढ़कर डबल हो चुकी है लगभग। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इन सारी चीजों पे चर्चा नहीं करनी चाहती। कांग्रेस करेगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अरे आप भूल गए नवीन चावला, एमएस गिल, लंबी फहरिस्त है इनका, टीएन शेषन से लेके इतिहास उठा के देख ले। इन लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर को मंत्री तक बनाया है और किस तरह से इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीजें जनता नहीं जानना चाहती है। ये चाहती है कि कांग्रेस अगर वहां पे चलिए, अच्छी बात है कि उसको अच्छी सीटें आएंगी, तो किस तरह से अब आगे रणनीति बनाएगी, किस तरह से वहां की सरकार को घेरने का काम करेगी, वो नहीं करेगी। अच्छा, मैं आपको हिंदुत्व वाली बात पे मैं आपको जवाब इसलिए देना चाहता हूं कि ये बार बार सवाल उठता है, इसलिए उठता है कि जो राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति पूरे माहौल में फैला रखा है, जैसे वो
मिजोरम पहुंचते हैं कैथोलिक क्रिश्चियन बन जाते हैं, उत्तर प्रदेश में सुन्नी मुसलमान बन जाते हैं, और अहमदाबाद में जनेऊधारी हिंदू बन के उन्होंने तमाम हिंदुओं के सामने अपनी बात रखी। लेकिन उन्हीं हिंदुओं ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें इतिहास मालूम है कि किस तरह से मुसलमानों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी तक 70 साल के इतिहास में मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के अलावा कांग्रेस ने नहीं, तो गुजरात के डेवलपमेंट के लिए सरकार बनाने की लड़ाई थी या असली हिंदू नकली हिंदू की लड़ाई थी? नहीं, सरकार बन गई। 22 साल के सारे इनके आपने बताइए कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैं आपके साथ भी कम से कम हमारी 10 बार रूबरू हम लोग बैठे हैं और हमने बात करी होगी। कभी भी आपने देखा कि कांग्रेस ने पूरे इलेक्शन कैंपेन को, पूरे इलेक्शन के पूरे सिस्टम को सीरियस लिया? उन्होंने वो बिल्कुल एक अलग तरीके से राजनीति कर रहे थे। तो आपको बताइए कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, उसमें आप पाकिस्तान के एक डेलीगेट्स को एक ऐसा नेता ठीक है, जो तो पूरा फायदा ले चुके हैं आप, इसका फायदा ले चुके हैं। इस तरह की चीजों से इन्हें अब बाज आना चाहिए। हाँ। अब भी अगर ये नहीं समझेंगे उदयवीर सिंह जी, भी हालत उदयवीर सिंह जी एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं रिफत के पास जाऊंगा। क्लोज करना है मुझे जल्दी से। इसका इस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था, इसको प्रधानमंत्री जी ने इशू बनाया। इसका कोई इस इलेक्शन से ये मुद्दा ही तभी बना क्योंकि इलेक्शंस थे गुजरात में भाई, इसमें कोई समझने वाली बात थोड़ी है। जी उदयवीर जी जल्दी से। सुनिए रुकिए देखिए संवैधानिक संस्थाओं के मुखियाओं पे ज्यादा जिम्मेदारी है उन संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने की, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस हो। दोनों ने अपनी डिग्निटी के विपरीत काम किया। चुनाव जीत लिया होगा और चुनाव कोई अंतिम चुनाव नहीं है, बहुत बार बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी डिग्निटी के विपरीत काम किया। और मेरा मानना यह है कि इस चुनाव में अपोजिशन ने अच्छी यूनिटी और सही मुद्दे उठाए हैं। कुछ गलतियां हो गई जिनका दुरुपयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे लगता है आगे उस तरह के मौका भी कांग्रेस के लोग ध्यान रखेंगे, नहीं देंगे तो जो विकास का हवा है और राष्ट्रवाद का हवा है। रिफत आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी और कांग्रेस के लिए इन चुनावों के और रिजल्ट्स के टेक अवे क्या रहेंगे? क्योंकि बीजेपी आप देखिए 115 सीटों से 99 सीटों पर आ गई। 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत और हार का अंतर सिर्फ हजार वोट रहे, तो इसे कैसे देखेंगे आप? देखिए मेरा मानना यह है कि गुजरात में बीजेपी की शिकस्त हुई है, नरेंद्र मोदी ब्रांड की फतह हुई है। हाँ। वो जो ब्रांड नरेंद्र मोदी है वो जीता है। देखिए गुजरात में जो हालत थी, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी पूरी ताकत वहां नहीं झोंकते तो मान लीजिए कि आज हम किसी और रिजल्ट के बारे में बात कर रहे होते। हाँ। तो इससे एक बात तो जाहिर हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ब्रांड इंटैक्ट है। वो जहां पे अपनी ताकत झोंक दें वो नैया पार लगा देते हैं अपनी पार्टी की। हाँ। नंबर 1। हाँ। नंबर 2, गोइंग फॉरवर्ड बीजेपी के लिए वहां पे गवर्न करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गई है नंबर ऑफ। शंकर सिंह वाघेला के टूटने के बाद जो इनकी स्ट्रेंथ 40 प्लस हो गई थी, अभी ऑलमोस्ट 80 है। और लास्ट जो है कांग्रेस के लिए कि ये जो बूस्ट मिला है, अगर बहुत बड़ा अगर राहुल गांधी इसी तरह से अपने आप को कंडक्ट करते रहे और फ्रंट फुट पर खेलते रहे तो आने वाले दिनों में आई थिंक कि कांग्रेस का ग्राफ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन ये इमेज मेकओवर की जो बात हो रही है, इसको मोदी जो है एक चीज में आपको कंसिस्टेंट रहता है या नहीं रहता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, ये लोग भूल जाते हैं। ठीक है, समीक्षा करने बहुत अच्छी बात है, इसलिए वो इतना बढ़िया कार्यकर्ता आपको मिला हुआ जो इतनी मेहनत कर सकता है, तो ये तो अच्छी बात है आपकी पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी।